हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन का पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। जिन्होंने वो 4 पार्ट्स नहीं किए हैं वो उन 4 पार्ट्स को पहले कर ले, क्योंकि जो 5th पार्ट है ये लास्ट पार्ट है और ये उन 4 पार्ट्स के बिना समझ में नहीं आएगा। आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे? आज के टॉपिक्स रहेंगे फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। जो फॉर लूप है उसी के अंदर हम एक रेंज फंक्शन भी पढ़ेंगे। रेंज फंक्शन का अपना भी काम होता है और उसके अलावा वो फॉर लूप के साथ भी यूज होता है। मैं आपको उन दोनों ही चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा। जो लूप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं व्हाइल लूप्स और एक होती हैं फॉर लूप्स। जो व्हाइल लूप्स होती हैं उनमें हम एंडिंग कंडीशन डालते हैं, फॉर लूप्स में नहीं डालते हैं। जो व्हाइल लूप है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आगे जितनी भी बातें होंगी वो सारी किस लिए होंगी? फॉर लूप्स के बारे में होंगी। फॉर लूप की जरूरत क्यों है हमें? जो फॉर लूप है वो तब काम आती है जैसे अगर मुझे किसी को ईमेल भेजना है, मुझे इनविटेशन भेजने हैं कई लोगों को एक साथ, और सेम इनविटेशन मुझे भेजना है ईमेल के द्वारा। तो उस केस में मुझे बार बार लिखना ना, एक फॉर लूप क्रिएट कर दूंगा जो कि लगातार मेरे जो ईमेल्स हैं उनको सबको भेज देगी, जिन भी लोगों को मैं भेजना चाहता हूँ, जिन भी ईमेल एड्रेसेस पर मैं भेजना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता हूँ जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस को डिस्प्ले करे। या तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट को हर स्टूडेंट के लिए करवाऊँ या फिर फॉर लूप का यूज करके प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर डाल दूँ, जिससे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लिखनी होगी। प्रोग्रामिंग में जब हम ऐसी रेपिटेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लूपिंग या फिर इटरेशन हम इसे बोलते हैं। जो फोर स्टेटमेंट है वो ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस को इटरेट करने के काम आती है। जैसे लिस्ट हो गई, टपल्स हो गई, स्ट्रिंग हो गई, न्यूमेरिक हो गई, इन सब के लिए फॉर लूप काम आती है। जो लूप है वो एग्जीक्यूट होती है जो भी रेंज में एक नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एक लिस्ट है उसमें जितने भी आइटम्स हैं उन सब के लिए लूप एग्जीक्यूट होती है। लिस्ट के अंदर के सभी आइटम्स पर लूप एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगी? लूप एंड हो जाएगी और पाइथन इंटरप्रेटर जो आगे की प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जब हम लूप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें कितनी बार वो लूप क्रिएट करनी है ताकि हम प्रोग्राम को लिख सकें। और उसके अलावा हमें कभी भी इन्फिनाइट लूप क्रिएट नहीं करनी होती। ऐसी कंडीशंस आती हैं, मोस्टली व्हाइल लूप्स में ऐसी कंडीशन ज्यादा आती हैं जब हम इन्फिनाइट लूप्स को क्रिएट कर देते हैं। वैसी कंडीशन से हमें बचना होता है क्योंकि वहां पर जो प्रोग्रामिंग है वो फेल हो जाती है अगर इन्फिनाइट लूप क्रिएट कर दी जाए तो। जो सिंटैक्स होता है लूप का वो होता है फॉर, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इन होता है और फिर उसके बाद सीक्वेंस का नाम होता है, या फिर अगर जो रेंज है तो रेंज फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट होती है जो कि हमें डिस्प्ले करवानी है या फिर जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवानी है। अब लूप को समझने के लिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। हम प्रोग्राम से समझेंगे कि फॉर लूप क्या होती है। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो मैंने पाइथन की बेसिक्स फाइल खोल ली है। यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है इवन नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कोई सीक्वेंस होना चाहिए। इसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने रखा नंबर्स, और नंबर्स के अंदर मैं इसमें आइटम्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे आइटम्स डाल लिए हैं। इसके बाद मुझे फॉर लूप क्रिएट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर, उसके बाद कोई भी कंट्रोल वेरिएबल मैंने नम रख लिया, फॉर नम इन नंबर्स। जो नाम है सीक्वेंस का वो मैंने रखा। अब यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इफ नम डिवाइडेड बाय टू, डिवाइड होने के बाद, टू से डिवाइड होने के बाद जो भी आइटम है, जो भी नंबर है, वो टू से डिवाइड होने के बाद अगर जो रिमाइंडर जीरो दे तो उस केस में क्या करें? मेरे लिए प्रिंट कर दे स्टेटमेंट दैट नंबर इज एन इवन इंटीजर, या फिर नंबर इज एन इवन नंबर। यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा टू इज एन इवन नंबर, 4 6 8 10। ये सब क्या है? इवन नंबर है। यहाँ पर जो इंडेंटेशन है वो फोर लूप के हिसाब से होगी। फोर लूप के हिसाब से इफ जो है वो लूप के अंदर थी इसीलिए इंडेंटेशन वन है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर है तो इफ के हिसाब से इंडेंटेशन वन है, और फोर लूप के हिसाब से इंडेंटेशन टू है। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज रेंज फंक्शन पे। फोर लूप वहां पर खत्म हो गया है, फोर लूप अब रेंज फंक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। रेंज फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए, रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में। मैंने आपको बताया था फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और उसके अलावा आप खुद भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो इसका सिंटेक्स रहता है वो ये रहता है, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। इसमें से स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होते हैं, जो स्टॉप होता है वो कंपलसरी होता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जीरो होता है और जो बाय डिफॉल्ट स्टेप है वो इंक्रीमेंट होता है बाय वन।
यहाँ जो रेंज फंक्शन है वो लिस्ट या फिर टपल बनाने के लिए यूज होता है, कोई भी सीक्वेंस इंटीजर्स का जो कि स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है और स्टॉप वैल्यू तक जाता है, लेकिन स्टॉप वैल्यू लिस्ट के अंदर नहीं आती है। इसके आगे अगर जो हम देखें तो स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट से 0 होती है, स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होती है बाय डिफॉल्ट, और सारे पैरामीटर्स जो भी रेंज फंक्शन के अंदर स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इंटीजर्स में होंगे। और जो स्टेप पैरामीटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जो स्टार्ट है और जो स्टॉप है वो भी 0 और नेगेटिव हो सकते हैं। जो स्टेप पैरामीटर है वो लेकिन 0 नहीं हो सकता। जो रेंज फंक्शन है वो फॉर लूप्स में बहुत ही ऑफनली यूज होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं तो हमें बार बार वहां पे लिस्ट ना बनानी पड़े, अगर कोई लंबी लिस्ट है वो हमें ना बनानी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। रेंज फंक्शन के बेसिक समझेंगे कि रेंज फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फोर नंबर्स इन अ गिवन रेंज। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसको मल्टीलाइन कमेंट्स के अंदर कर दिया है, तो अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, रेंज फंक्शन का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो भी मैं रेंज बनाऊंगा, जो भी लिस्ट बनाऊंगा वो ताकि प्रिंट हो, इसलिए मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए लिस्ट फंक्शन का यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पर रेंज लिखूंगा और रेंज के अंदर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज रखूंगा। तो स्टार्ट रखनी जरूरी नहीं है, जो स्टॉप वैल्यू है वो मैं क्या रख रहा हूँ, 6 रख रहा हूँ इस बार। तो F5 प्रेस करूँ तो जो लिस्ट आएगी वो 0 1 2 3 4 5 आएगी। अगर जो मैं यहाँ पर इसको लिस्ट की बजाय टपल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो लिस्ट है उसकी जगह पे टपल रख दूंगा। अगर जो मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कुछ और देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने 2 दिया, तो मैं रख दूंगा। और स्टेप वैल्यू मैं चाहता हूँ इस बार नेगेटिव में जाए, तो मैंने जो स्टॉप वैल्यू है उसको चेंज कर दिया -8 से, और जो स्टेप वैल्यू है वो मैंने रख दिया -2। तो यहाँ पर अगर जो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो लिस्ट क्या होगी, -2 फिर 0 फिर -2 -4 और -6। -8 क्यों नहीं है, क्योंकि स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन को बेसिक्स से समझ लिया कि रेंज फंक्शन के बेसिक्स क्या होते हैं, रेंज फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसको फॉर लूप के अंदर समझेंगे बाय प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है वो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10 फोर नंबर्स इन अ गिवन रेंज। तो इस बार हमें कोई लिस्ट नहीं बनानी है क्योंकि हमें रेंज फंक्शन का यूज करना है, तो हम सीधा फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। फॉर नम इन, यहाँ पर अब नाम की बजाय क्या होगा, रेंज फंक्शन होगा। फॉर नम इन रेंज 6 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद जो रेंज है उस वो 0 से स्टार्ट होती है, जो लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट हो गई बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए मैंने क्या किया, ताकि 0 आंसर ना आए सबसे पहले, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का भी यूज किया है। इफ स्टेटमेंट लगा के इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नम इनटू 10। इसको अगर जो मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आंसर आएगा 10 20 30 40 50। ये क्या हो गई, मल्टीपल्स ऑफ 10 हो गई जो मैंने रेंज दी। यहाँ पर आप रेंज चेंज करके यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 10 चेंज करवा सकते हैं, या फिर 10 की जगह किसी और के मल्टीपल्स निकलवा सकते हैं। यहाँ पर अगर जो मैं फर्स्ट वाले में चेंजेस करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले में ही मैं रेंज फंक्शन का यूज करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नीचे वाले को मल्टीलाइन कमांड में डाल देता हूँ ताकि एग्जीक्यूट ना हो। इसमें मैंने नंबर्स की जगह अब की बार क्या डाल दिया, रेंज फंक्शन का यूज कर रहा हूँ मैं। तो रेंज फंक्शन में मैंने इस बार 11 डाल दिया, और ताकि 0 ना आए सबसे पहले, तो इसलिए मैंने 1 भी डाल दिया। जो 1 है वो स्टॉप वैल्यू है और 11 लास्ट, जो 1 है वो स्टार्ट वैल्यू है और जो 11 है वो स्टॉप वैल्यू है। तो फिर मैंने इसका एग्जीक्यूट किया तो आंसर आया 2 4 6 8 10 इज एन इवन नंबर। हमने फॉर लूप्स और रेंज फंक्शन को कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप्स को स्टडी करेंगे। नेस्टेड लूप का क्या मीनिंग होता है, नेस्टेड लूप का मीनिंग होता है एक लूप के अंदर एक और लूप। जो नेस्टेड वर्ड है ये और भी जगहों पे यूज होता है पाइथन में, जैसे नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं, नेस्टेड लिस्ट्स होती हैं। उनका मीनिंग क्या होता है, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, या फिर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ये जो नेस्टेड लूप है इसको समझने के लिए हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया। इसको अगर जो मैं समझाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फर्स्ट फॉर लूप है इसके अंदर वेरिएबल 1 लिया गया है। वेरिएबल 1 क्या है, कंट्रोल वेरिएबल है, और उसमें रेंज फंक्शन लिया गया है। रेंज फंक्शन में 3 डाला गया है, तो मतलब जो आइटम्स हैं लिस्ट में वो क्या है, एक तो 0 है, एक 1 है और 2 है। इसके बाद प्रिंट में इटरेशन प्लस स्ट्रिंग, इसको वेरिएबल 1 प्लस 1 करके स्ट्रिंग में क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का यूज किया गया है कोमो की बजाय। अगर जो मैं कोमो का यूज करता तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू का भी लिख सकता था,
लेकिन क्योंकि मैं कॉमास यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, जो बुक है उसमें प्लस ऑपरेटर का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है। जो सेकंड लूप है उसके अंदर वेरिएबल 2 है, उसमें जो रेंज है वो क्या है, वो स्टॉप वैल्यू 2 तक है, मतलब उसमें जो स्टार्ट वैल्यू है 0 और फिर उसके बाद एक और आइटम क्या होगा 1, तो उसमें सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं और उसमें प्रिंट करना है वेरिएबल 2 प्लस 1। तो जो सेकंड लूप है वो तो सिर्फ इतनी है, 4 से लेकर यहाँ पे वेरिएबल 2 प्लस 1 तक यहाँ पे वो खत्म हो गई है। जो फर्स्ट लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये जो फर्स्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट है और जो थर्ड वाली प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसके अंदर है, फर्स्ट लूप के अंदर है, जबकि ये जो सेकंड वाली प्रिंट स्टेटमेंट है प्रिंट वेरिएबल 2 प्लस 1 ये किसके अंदर है, ये सेकंड लूप के अंदर है। और जो ये प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप है ये लास्ट में है, मतलब ये जो लूप्स हैं इन दोनों लूप्स के बाहर है। जब लूप्स खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, ये लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर मैंने F5 एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप, फिर 1 2 1 2 किसके लिए है, सेकंड लूप के हिसाब से है, फिर आउट ऑफ इनर लूप, इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप, फिर 1 2 किसके हैं, इनर लूप के हैं, फिर आउट ऑफ इनर लूप, इटरेशन 3 ऑफ आउटर लूप, जो 1 और 2 है ये किसके हैं, इनर लूप के हैं, और फिर आउट ऑफ आउटर लूप किसके लिए है, आउट ऑफ आउटर लूप लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि लूप्स के बाहर थी।